जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए, आज के इस वीडियो में हम पाचन तंत्र या जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका भाग 2 देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको लगभग स्टमक तक करवा दिया था। आज हम उसके आगे देखने वाले हैं। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले कल मैंने जो जो पढ़ा था 1 मिनट में उसका रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आहार नालिका थी वो कहाँ से स्टार्ट होती थी? बुक्कल कैविटी से या मुख गुहिका से। तो मुख गुहिका के बारे में आपने पढ़ा था। मुख गुहिका के बारे में क्या पढ़ा था? ये एक बंद कमरे के समान संरचना होती है। इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, टीथ होते हैं और एंड टंग होता है। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां कौन कौन सी थी? पैरोटिड ग्लैंड थी, सबमैंडिबुलर ग्लैंड थी एंड सबलिंगुअल ग्लैंड थी। इनके बारे में आपने डिटेल में पढ़ा। उसके बाद जो लार में एंजाइम पाए जाते थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो वो कौन कौन से एंजाइम थे? लाइसोजाइम था, लाइसोजाइम, टॉयलिन, डायस्टेज एंड म्यूलिन। लाइसोजाइम, टॉयलिन, डायस्टेज एंड म्यूलिन सारे के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था। इसके बाद हमने ग्रास नली के बारे में पढ़ा। ग्रास नली, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। ये मुख गुहिका को किससे जोड़ती है? स्टमक से जोड़ती है। इसमें पाचन का काम नहीं होता है। और जो स्टमक और जो ईसोफेगस है, इसके बीच में एक जो बॉल्व होती है, इसके द्वारा जो भोजन है वापस नहीं जाता था। उस बॉल को स्फिंक्टर बोलते थे। क्या बोलते थे? स्फिंक्टर बोलते थे। इसके बारे में पढ़ा। एंड आपने स्टमक के बारे में पढ़ा। इसके 3 भाग थे, कार्डियक था, फंडिक था एंड पायरोलिक था। कार्डियक, फंडिक एंड पायरोलिक। इसका जो पहला भाग था उसको कार्डियक बोलते थे, मध्य भाग को फंडिक बोलते थे और जो अंतिम भाग था इसको पाइलोरिक बोलते थे। पाइलोरिक में जो आपने देखा था जठर ग्रंथियां थी। जठर ग्रंथियां रेनिन और पेप्सिन, 2 एंजाइम। जो जठर रस था उसमें कौन कौन से एंजाइम होते थे? एक रेनिन होता था और पेप्सिन होता था। रेनिन क्या करता था? दूध को दही में बदलता था और एंड पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता था। कल तक हमने इतना पढ़ लिया था, आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ से जब मुख गुहिका से भोजन चला था तो ये लार वगैरह इसमें मिल गया था, तो इस भोजन को हमने क्या बोला था? बोलस। नहीं बताया था आज, तो इसको समझ लो, बोलस बोला था। अब जब इसमें आमाशय में आ गया, इसमें एंजाइम वगैरह मिल जाते हैं, तब इसको बोला जाता है काइम। काइम। एंड नेक्स्ट, जब ये कायम चलता है आगे, तो ये आगे जाकर के छोटी आंत में मिलता है। ये क्या है? ये नीचे से ये छोटी आंत में जाएगा भोजन। तो छोटी आंत में जाने से पहले इसमें क्या होता है? ये जो गाल ब्लैडर है, पित्ताशय से पित्त रस आकर के इसमें मिल जाता है। पैनक्रियाज या अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस आकर के इसमें मिल जाता है। तो सबसे पहले हम अग्न्याशय के बारे में पढ़ेंगे, पित्ताशय, यकृत के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अग्न्याशय से। अग्न्याशय, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज। अग्न्याशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज। तो ये कहाँ होती है? सबसे पहले इसकी हम स्थिति देखते हैं। जो आपने ये जो स्टमक देखा था, इसके नीचे की ओर ये जो आपको ग्रंथि दिख रही है, ये क्या है? पैनक्रियाज है। ये जो अग्न्याशय है, यहाँ से एक अग्न्याशयी नली जाकर के इसमें अग्न्याशयी रस को छोड़ देती है छोटी आंत में। इस तरीके से भोजन चलता है। तो हम सबसे पहले अग्न्याशय के बारे में पढ़ते हैं। अग्न्याशय में 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं अग्न्याशय से। मुख्यतः आपको क्या याद रखना है? एंजाइम के बारे में याद रखना है। कौन से एंजाइम कहाँ से निकलते हैं, उनका क्या काम है। तो अग्न्याशय से जो 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं उनको पूर्ण रूप से हम क्या बोलते हैं? पूर्ण पाचक रस। इन तीनों एंजाइम को अगर हम मिला दें तो इसको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण पाचक रस, क्योंकि ये भोजन के सभी अवयवों को पचा सकते हैं। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं पाचन क्रिया में। फर्स्ट होता है आपका ट्रिप्सिन। आपने देखा था जो जठर रस था उसमें रेनिन और पेप्सिन था। पेप्सिन क्या करता था? पेप्सिन ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता था। अब जो पेप्टोन बदल गया है, इस पेप्टोन को पेप्टाइड में कौन बदलता है? ट्रिप्सिन। तो प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। ऐसे याद रखना है इसको। बाकी इसका क्या होता है? पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है। प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है एमाइलेज। एमाइलेज, देखिए एमाइलेज का क्या काम होता है? एमाइलेज स्टार्च या मंड को शर्करा में बदलता है। स्टार्च या मंड को किसमें बदलता है? शर्करा में। ये कार्बोहाइड्रेट का रूप है, आगे इसको पढ़ेंगे।
एमाइलेज का क्या काम है? स्टार्च का पाचन। एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है। लाइपेज ये वसा का पाचन करता है। लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन। ये तीनों याद रखना आपको, एंजाइम याद रखना है, इसका जो काम है वो भी याद रखना है। लाइपेज क्या करता है? वसा को ग्लिसरॉल तथा फैटी एसिड में बदल देता है, जो वसीय अम्ल में। तो अग्न्याशय से जो एंजाइम निकलते हैं पूर्ण पाचक रस, उनको याद करने की आप एक ट्रिक याद रखना। कंप्यूटर के कीबोर्ड में एक की होती है अल्ट की, उससे याद रखना A4 एमाइलेज, L4 लाइपेज, T4 ट्रिप्सिन। एमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, तीनों याद रखना आपको। एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है, लाइपेज वसा का पाचन, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन। इस तरीके से आप अग्न्याशय से आपको जो याद रखना है वो 3 एंजाइम याद रखने हैं। मुख्य रूप से अल्ट से याद रखना, अग्न्याशय अल्ट यानी एमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। ये जो इमेज आपको दी गई थी पैनक्रियाज की, इसी को मैंने यहाँ पर जूम करके अलग से इमेज लगाई है। ये है पूरी तरीके से क्या है आपका, ये पैनक्रियाज है। अंदर ये जो पैनक्रियाटिक डक्ट है, इसी के द्वारा जा करके क्या ये एंजाइम यहाँ बन रहे थे वो यहाँ पर छोटी आंत में मिल जाते हैं। इसी तरीके से ये गाल ब्लैडर दिया गया है, इससे आने वाला जो पित्त रस है वो इस तरीके से यहाँ पे मिल जाता है आकर। यकृत के बारे में, यकृत के बारे में आपको मुख्य रूप से तो जो ग्रंथियां चैप्टर हैं ग्लैंड, उसमें बताएंगे। बाकी जो इतना जितना यहाँ जरूरत है उतना समझ लें आप। सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत होती है, लीवर। सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि लीवर को बोलते हैं। सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि किसे बोलते हैं? लीवर को। इसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 1.5 किलोग्राम। ये जो आपको लीवर की ये इमेज दी गई है, ये देखो दी गई है। राइट लोब ऑफ लीवर ये बड़ा भाग होता है, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर ये छोटा भाग होता है। बाकी लीवर के ठीक नीचे क्या होता है? गाल ब्लैडर होता है। इसके बाद इसी के बारे में पढ़ेंगे, पित्ताशय के बारे में। ये बाइल डक्ट दी गई हैं, जो पित्त की जो नलिकाएं हैं उनके बारे में दिया गया है। जब आपको मैं कोष का चैप्टर पढ़ा रहा था उस टाइम पे हमने ये बताया था सबसे जल्दी कोष का विभाजन कहाँ पर हो जाता है? लीवर में। इसलिए आपका लीवर खराब भी हो जाए फिर वो बहुत जल्दी रिकवर होने की दम रखता है। यकृत में पित्त का निर्माण होता है। तो ये जो बात याद रखना, जो पित्त का निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है? यकृत में। पित्त का निर्माण यानी बाइल जूस है, ये कहाँ बनता है? यकृत में। पित्त का निर्माण यकृत में होता है और ये एकत्रित कहाँ होता है? ये गाल ब्लैडर में एकत्र होता है, पित्ताशय में। तो पित्ताशय के बारे में आगे पढ़ते हैं। पित्ताशय या गाल ब्लैडर के बारे में ये पढ़ेंगे। ये आपने लीवर देख लिया, लीवर के ठीक नीचे क्या होता है? ये होता है गाल ब्लैडर। ये जो बाइल डक्ट गई है इसी के द्वारा जाकर के ये पित्तरस किसमें? भोजन में मिल जाता है। भोजन का जो कायम रूप है उसमें मिल जाता है। ये छोटी आंत का ये ऊपर का हिस्सा दिया गया है, इसको डिओडेनम बोलते हैं। आगे इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो पित्ताशय के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि पित्ताशय में पित्त का निर्माण नहीं होता है। पित्ताशय में यकृत द्वारा बनाया गया पित्ताकर जमा होता है। ये जो पित्त रस है ये गाढ़ा होता है, इसका जो रंग होता है हल्का पीला होता है। पित्त रस जो है ये गाढ़ा हल्के पीले रंग का होता है, ये भी याद रखना। पित्त रस में पित्तवर्धक पाए जाते हैं बाइल पिगमेंट, जैसे बिलिरुबिन है, बिलिवर्डिन है। बिलिवर्डिन जो पिगमेंट है ये भी कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। बिलिरुबिन का निर्माण भी लीवर में होता है, लेकिन ये आकर के कहाँ एकत्र हो जाता है? तो ये पित्ताशय में एकत्र हो जाता है। जो पित्त होता है ये एंजाइम ना होते हुए भी पाचन में सहायक होता है। तो आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन एंजाइम नहीं है लेकिन वह पाचन में सहायक होता है? तो वो क्या होता है? पित्तरस। पित्तरस एंजाइम न होते हुए भी पाचन में सहायक होता है। मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 600 ml पित्तरस स्रावित होता है। कितना होता है? 600 ml। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद रखना। मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 600 ml पित्तरस स्रावित होता है। कितना होता है? 600 ml। देखिए पित्त क्या करता है? पित्त भोजन को क्षारीय बना देता है। पित्त क्या करता है? भोजन को क्षारीय बना देता है। क्योंकि आपने देखा था जो HCl मिल गया था भोजन में, HCl जो मिल गया था तो भोजन क्या बन गया था? अम्लीय बन गया था, अम्लीय। लेकिन जो छोटी आंत है ये केवल क्षारीय भोजन को पचाती है, तो इसको क्षारीय बनाने के लिए पित्तरस इसमें आके मिल जाता है। क्या मिल जाता है? पित्तरस। और इसका क्या काम होता है
ये बसा का पाचन करता है। पित्तरस क्या करता है? बसा के पाचन में सहायक होता है। इसमें आपको ये याद रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पॉइसीकरण या इमल्सिफिकेशन क्या है। तो बसा का जो पाचन होता है उसी को हम पॉइसीकरण बोलते हैं, सीधे शब्दों में ये याद रखना। बाकी जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि पित्तरस में दो लवण उपस्थित होते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट। ये जो भोजन का कायम रूप था, इसमें उपस्थित वसा को जल के साथ मिलाकर छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं, छोटे छोटे बिंदुओं में इसको बिल्कुल तोड़ देते हैं। इस क्रिया को पॉइसीकरण कहते हैं। यानी जो इमल्सिफिकेशन है ये किस कारण से होता है? तो पित्तरस के कारण, ये याद रखना, पित्तरस के कारण। सोडियम टोरोकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोलेट, ये दो लवण निकलते हैं, पित्तरस में उपस्थित होते हैं, जो किस क्रिया के लिए सहायक होते हैं? पॉइसीकरण के लिए। नेक्स्ट आपको याद रखना है, कभी कभी क्या होता है कि पित्ताशय में पथरी बन जाती है, स्टोन। इस कारण से इसको काट के फेंकना पड़ता है, लेकिन अब अल्ट्रासोनिक विकिरण के द्वारा पित्ताशय की पथरी को गला दिया जाता है। इस प्रक्रिया को लिथोट्रिप्सी बोलते हैं। ये पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, लिथोट्रिप्सी क्या है? तो अल्ट्रासोनिक विकिरण द्वारा पित्ताशय की पथरी को गला देना ही लिथोट्रिप्सी कहलाता है। लिथोट्रिप्सी क्या है? पित्ताशय की पथरी को गला देना अल्ट्रासोनिक विकिरण के द्वारा। इस प्रक्रिया को हम लिथोट्रिप्सी बोलते हैं। देखिए, जो बी और सी होती है जल में घुलनशील होती है, और जो बाकी बची हुई होती हैं ये वसा में घुलनशील होती हैं। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन है उनके अवशोषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो पित्तरस की होती है। बाकी विटामिन चैप्टर में आपको डिटेल में बताएंगे। ये भोजन आपका मुख गोयका से चला था, मुख गोयका से ये कहाँ गया? ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद स्टमक आया, स्टमक के बाद ये छोटी आंत में जाता है, इधर से आकर के पित्तरस मिल गया, एंड जो अग्न्याशय है, अग्न्याशय से आकर के इसमें अग्न्याशयी रस मिल गया। अब ये छोटी आंत में चलता है। तो अब हम आंत के बारे में पढ़ेंगे, छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में। छोटी आंत के बाद ये बड़ी आंत में जाता है। इस तरीके से ये भोजन चलता है। कि मनुष्य की आंत को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। एक छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन एंड बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन। ये इमेज जो दी गई है ये इंटेस्टाइन की इमेज है। ये जो आपको दिख रही है ये बड़ी आंत है, और बाकी ये जो छोटी छोटी ये संरचना बड़ी सी दिख रही है ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये इसके तीन भाग होते हैं, डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन से सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, इसकी लंबाई 6 से 8 मीटर होती है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 से 8 मीटर। जो एलिमेंट्री कैनाल थी, आहार नलिका, इसका जो सबसे लंबा भाग क्या होता है? वो छोटी आंत ही होती है, छोटी आंत। आपने देखा कि जो स्टमक था वहां पर जो पाचन की क्रिया संपन्न होने के बाद भोजन कहाँ पर पहुंचा था? छोटी आंत में। उस भोजन को क्या बोला गया था? कायम बोला गया था। छोटी आंत में क्या होता है? भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों क्रियाएं होती हैं। छोटी आंत में भोजन का पाचन भी होता है, अवशोषण भी होता है। अवशोषण जो होता है वो बिलाई के द्वारा होता है। आगे इसके बारे में बताएंगे डिटेल में। भोजन का जो पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। जो पाचन क्रिया में जो सबसे बाद में भोजन का जो पूर्ण पाचन होता है वो छोटी आंत में ही होता है, इसीलिए उसको देहात में पचौनी बोलते हैं। छोटी आंत के तीन भाग होते हैं। अब हम छोटी आंत के बारे में डिटेल में देखते हैं। पक्काशय या ग्रहणी, डिओडिनम, अग्र क्षुद्रांत, जेजुनम, क्षुद्रांत, इलियम। ये आपको ये दिया गया है। ये स्टमक है। स्टमक से जैसे ही हम स्टमक से ये स्टार्ट करते हैं तो इतना ये जो भाग आपको दिख रहा है ये क्या है? ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम। एंड इसके आगे जेजुनम है, आगे इसके जेजुनम, एंड थर्ड है इलियम। इसको इंग्लिश में ही याद रखना, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इसको एक एक करके देखते हैं। ड्यूडेनम में क्या होता है, जेजुनम में क्या होता है, एंड इलियम में क्या होता है। देखिए, ड्यूडेनम के बारे में हम देखते हैं। यह छोटी आंत का पहला भाग है, वो आपको दिख भी रहा है। यह छोटी आंत का क्या है? पहला भाग होता है। याद करने कोई बात है नहीं। आमाशय के बाद जो कायम है ये ग्रहणी में जाता है। ये ग्रहणी क्या है? ड्यूडेनम ग्रहणी में जाता है। उसमें पित्त मिल जाता है और वह क्षारीय बन जाता है। पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था गाल ब्लैडर से जाकर के क्या मिल जाता था?
पित्त मिल जाता था और ये भोजन को क्या बना देता था, क्षारीय बना देता था। ग्रहणी जो होता है इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं निकलता है, याद रखना। ग्रहणी में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं निकलता है जो इसको पाचन करता हो। बाकी जो इसमें आके मिलता है वो गाल ब्लैडर से मिलता है, और ये जो आपका अग्न्याशय या पैनक्रियाज है इससे जो अग्न्याशयी रस है वो आके मिल जाता है। इसमें केवल दो प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, डिओडिनम में दो प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, जो अग्न्याशय को और पित्ताशय को। अग्न्याशय को अग्न्याशयी रस और पित्ताशय को पित्त रस स्रावित करने के लिए उत्तेजित करते हैं, इसको याद रखना। इसमें जो दो हार्मोन पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, कोलिस्टोकाइनिन एंड सेक्रेटिन। कोलिस्टोकाइनिन एंड सेक्रेटिन दो हैं, कोलिस्टोकाइनिन सेक्रेटिन। कोलिस्टोकाइनिन का क्या काम है, यह पित्ताशय को पित्त निकालने के लिए उत्तेजित करता है। कोलिस्टोकाइनिन क्या करता है, पित्ताशय को पित्त निकालने के लिए उत्तेजित करता है। एंड जो सेक्रेटिन है ये अग्न्याशय को अग्न्याशयी रस जो पैनक्रियाटिक जूस है उसको स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। कोलिस्टोकाइनिन पित्ताशय से पित्त रस निकालने के लिए उसको उत्तेजित करता है। तो इसमें जो दो हार्मोन है ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, कोलिस्टोकाइनिन एंड सेक्रेटिन। डिओडिनम के बारे में आपने पढ़ लिया, ये डिओडिनम है। अब इसका जो सेकंड भाग है वो है जेजुनम। जेजुनम में क्या होता है, इसमें केवल भोजन फैलता है बस, और इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है। जेजुनम में पाचन की क्रिया बिल्कुल नहीं होती है, इसमें भोजन फैलता है केवल। आपने देखा जो डेडुनम था, ग्रहणी था, इसके बाद में भोजन जेजुनम में जाता है और जेजुनम के बाद कहाँ चला जाता है, इलियम में। जेजुनम जो होता है लगभग 2 से 2.5 मीटर लंबा होता है, 2 से 2.5 मीटर। इसमें भोजन पूरी तरीके से फैलता है। उसके बाद ये कहाँ प्रवेश कर जाता है, इलियम में। तो इलियम के बारे में पढ़ते हैं। जेजुनम का केवल यही कार्य है, भोजन को फैला देता है बहुत सारी जगह में। क्षुद्रांत या इलियम, क्षुद्रांत क्या है, ये छोटी आंत का अंतिम भाग है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। छोटी आंत का जो अंतिम भाग क्या कहलाता है, क्षुद्रांत कहलाता है। और सबसे पहला भाग डिओडिनम या ग्रहणी कहलाता है। आपने पढ़ा था कि जो छोटी आंत है, छोटी आंत में पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है। पाचन भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है, अवशोषण। पाचन और अवशोषण दोनों क्रियाएं होती हैं। तो जो छोटी आंत का जो ये जो होता है पाचन और अवशोषण, ये छोटी आंत के इलियम में होता है, क्षुद्रांत में जाकर के। क्षुद्रांत से क्या होता है, कई प्रकार के आंत रस निकलते हैं जिसको हम सक्कस इंट्रिकस बोलते हैं, सक्कस इंट्रिकस। यानी क्षुद्रांत से निकलने वाले जो जूस है, एंजाइम है, उनको हम एक रूप में क्या बोलते हैं, सक्कस इंट्रिकस बोलते हैं। सक्कस इंट्रिकस में लगभग 5 आते हैं, 5 एंजाइम, उनके बारे में अभी हम देखेंगे आगे। ये जो इलियम होता है इसमें कांटेनुमा एक संरचना पाई जाती है अंगुली के समान, उसको हम विलाई बोलते हैं। विलाई का क्या कार्य होता है, विलाई का जो कार्य होता है वो होता है अवशोषण करना। ये क्या करती है, जो भोजन का अवशोषण करती है। ये छोटे छोटे टुकड़े बन चुके हैं प्रोटीन का और वसा का, तो उसका अवशोषण का काम कौन करता है, तो वो विलाई करती है। छोटी आंत के इलियम भाग में होती है। कहाँ पर होती है, इलियम में। देखिए सक्कस इंट्रिकस में जो जो एंजाइम पाए जाते हैं अब हम उनके बारे में देखते हैं। देखिए ये तो आपको पता है कि जो लाइपेज है एंड इरेप्सिन, दो आपको याद रखने हैं। माल्टेज का क्या काम होता है, माल्टेज माल्टोज को पचाता है, ये थोड़ी नहीं पूछता है एग्जाम में। सुक्रेज सुक्रोज को पचाता है, लैक्टेज लैक्टोज को पचाता है। बाकी आपको दो याद रखना है, लाइपेज ये आपने अभी पढ़ा था अग्न्याशय में, अग्न्याशयी रस था उसमें था ये कायम में आकर के मिल गया था। जो लाइपेज है ये वसा को किस में बदल देता है, ग्लिसरॉल और बसीय अम्ल में, फैटी एसिड में। तो वसा का पाचन करता है लाइपेज। और इरेप्सिन ये जो पेप्टाइड रूप बन चुका है प्रोटीन का, उसको एमिनो एसिड में बदल देता है। जो प्रोटीन का पूर्ण पाचन एमिनो एसिड के रूप में होता है, छोटी आंत के इलियम में हो जाता है प्रोटीन का पूर्ण पाचन। देखिए भोजन में क्या था, प्रोटीन था। प्रोटीन के बाद आपने देखा था प्रोटीन पेप्टोन में बदल गया था, किसके कारण, पेप्सिन नामक एंजाइम के कारण। उसके बाद जो आपने पेप्टोन था ये पेप्टाइड में बदल गया था, पेप्टाइड में। पेप्टोन किस में बदल गया था, पेप्टाइड में। ये किसके कारण बदल गया था, ट्रिप्सिन के कारण, जो अग्न्याशयी रस था। और ट्रिप्सिन के कारण बदल गया था। अब जो पेप्टाइड है ये एमिनो एसिड में बदल जाता है। पेप्टाइड किस में बदल जाता है, एमिनो एसिड में।
तो ये किसके कारण बदलता है? इरेप्सिन के कारण। ये सारे आपको एंजाइम पढ़ा चुके हैं, याद रखना है इनको। तो छोटी आंत में जो आपको मुख्य रूप से याद रखना है वो इरेप्सिन याद रखना है, इरेप्सिन। जो इरेप्सिन एंजाइम है ये प्रोटीन का पाचन करता है। इरेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। देखिए जो पूर्ण रूप से पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। तो जो छोटी आंत से ये पचा हुआ जो भोजन है, ये जो कायम था अब किस रूप में बदल जाता है? कायल के रूप में बदल बदल जाता है और ये बड़ी आंत में प्रवेश कर जाता है। तो बड़ी आंत में प्रवेश करने से पहले भोजन का क्या नाम होता है? कायल होता है। कायल, छोटी आंत में यह कायल बन जाता है। और छोटी आंत से पहले ये कायम था, उससे पहले ये बोलस था, उससे पहले ये भोजन था। अब हम बड़ी आंत में देखते हैं, जो कायल है ये बड़ी आंत में आ चुका है। अब बड़ी आंत में क्या क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन में ये याद रखना, भोजन जो है ये पूर्ण रूप से पच चुका है छोटी आंत में ही। तो यहाँ पर भोजन का कोई पाचन नहीं होता है, यहाँ केवल जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में क्या होता है? केवल जल का अवशोषण होता है। इसमें यह भी याद रखना कि विटामिन बी का निर्माण होता है। बड़ी आंत में विटामिन बी का भी निर्माण होता है। जो बड़ी आंत है, ये आपको इमेज दी गई है, इसमें जो सबसे पहला ये जो गोला होता है इसको हम सीकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीकम। सीकम के बाद कोलोन। इसके तीन भाग होते हैं, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। तो ये जो सीकम है इसके नीचे एक एक छोटी सी संरचना दी रहती है, लटकी हुई रहती है इसके नीचे, उसको हम क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स बोलते हैं, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स ये क्या करता है? ये सेलुलोज का पाचन करता है। यह मनुष्य का एक अपशोषी अंग है। अपेंडिक्स क्या है? मनुष्य का एक अपशोषी अंग है। ये सेलुलोज का पाचन करता है। ये जानवरों में जरूरी होता है, जानवरों में। ये किस में जरूरी होता है? जानवरों में, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के बाद आप ऊपर जब बढ़ते हो, ये सीकम है, सीकम के बाद ये कोलोन आ जाता है। ऊपर की ओर जाते हैं तो ये असेंडिंग कोलोन है। एंड जब सीधे चलते हैं तो इसको ट्रांसवर्स कोलोन बोलते हैं। जब नीचे की ओर आते हैं तो इसको डिसेंडिंग कोलोन बोलते हैं। असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन, सारी आपको ये संरचना याद हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं लेना। उसके बाद ये सिग्मोइड कोलोन होता है, लास्ट में ये रेक्टम एंड एनस होता है। तो ये जो कोलोन होता है ये क्या करता है? जल का अवशोषण करता है। कोलोन का मुख्य काम क्या है? जल का अवशोषण करना। कोलोन में ही म्यूकस का निर्माण होता है। म्यूकस का निर्माण कहाँ होता है? कोलोन में। ये पचे भोजन को चिपचिपा बना देता है। तो म्यूकस का निर्माण बड़ी आंत के किस भाग में होता है? तो वो कोलोन में होता है। ये क्या करता है? पचे हुए भोजन को चिपचिपा बना देता है। इसके बाद भोजन कहाँ पहुंचता है? मलाशय में। मलाशय में अपशिष्ट पदार्थ एकत्रित रहता है रेक्टम में। रेक्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं? मलाशय। इसमें क्या होता है? इसमें जो अपशिष्ट पदार्थ है ये एकत्र होता है जाकर के, और ये एनएस के द्वारा बाहर निकल जाता है। इस तरीके से याद रखना, मलाशय में अपशिष्ट पदार्थ जमा रहता है और एनएस के द्वारा बाहर निकल जाता है। देखिए जो पाचन है इसकी जो संपूर्ण क्रिया है ये लगभग 5 अवस्थाओं में पूरी होती है। कितनी अवस्थाओं में? 5 अवस्थाओं में। फर्स्ट है आपकी अंताग्रैड या इंजूसन। फर्स्ट आपकी कौन सी है? अंताग्रैड या इंजूसन है। इसमें क्या होता है? जो भोजन को जब हम निगलते हैं उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? अंताग्रैड। भोजन को निगलने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? अंताग्रैड बोलते हैं। उसके बाद पाचन क्या होता है? जो भोज्य पदार्थ हैं छोटे छोटे सरल पदार्थों में टूट जाते हैं उसको हम डाइजेशन बोलते हैं, आपको पहले वीडियो में बताया था। उसके बाद क्या होता है? अवशोषण होता है। ये जो पचा पचाया भोजन है इसको जो कोशिकाएं ये सोख लेती हैं तो इस क्रिया को हम अवशोषण बोलते हैं। पचे पचाए भोजन को कोशिकाएं सोख लेती हैं, उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? अवशोषण बोलते हैं। स्वांगीकरण क्या होता है? पचे भोज्य पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण। ये बहुत सिंपल भाषा में डेफिनेशंस लिखी गई हैं, आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो स्वांगीकरण क्या है? पचे भोज्य पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। मल परित्याग, इसमें क्या होता है? पाचन के बाद बचे हुए अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को मल परित्याग कहते हैं। जो अपशिष्ट पदार्थ हैं इसको बाहर निकालने की क्रिया को क्या बोलते हैं? मल त्याग बोलते हैं। इस तरीके से जो डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर है ये आपको मैंने पूरी बहुत डिटेल में पढ़ाया। बाकी आप इससे अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके देख सकते हो। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें,
दोनों पार्ट को देखें। ये पार्ट 2 था, इससे पहले मैंने पार्ट 1 भी करवाया है। उसमें मैंने बताया है कि पाचन क्या है, वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में। उसके बाद आप पार्ट 2 देखिए, इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके देख सकते हो। आपके 80 to 90% क्वेश्चन बनने चाहिए, अगर आपने बहुत ध्यान से वीडियो देखा है तो। बाकी जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो एंजाइम्स वगैरह बहुत पूछे जाते हैं, उनको याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू यार आप सभी का।